अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीडीएम इत्तेहाद की हुकूमत को 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नहीं हो सका। ना तो पॉलिटिकल जमातों ने इंतज़ामी, मुआशी और सियासी बहरान के खात्मे के लिए कोई मुज़ाकरात की और ना ही आपसी चपकलिश के खात्मे के लिए कोई संजीदा कोशिशें की गई हैं। मगर अब ऐसा लगता है कि शायद सियासी डेडलॉक की बर्फ़ पिघलने लगी है और गैर यकीनी की फ़ज़ा भी छट रही है, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से राना साहब गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरिफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वैसे ये कोशिश जो है वो कुछ साहबान ने की, परवेज़ खटक साहब ने की, असद कैसर साहब ने की, फवाद चौधरी साहब ने की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, लेकिन उनकी जो है वो बात वो इमरान खान ने मानी नहीं। अब अलवी साहब अभी उसके सामने क्या हैसियत रखते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश के नतीजे में अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए इकॉनमी के ऊपर। अब ये सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकातों का नतीजा है या फिर नई क़यादत के न्यूट्रल होने का नतीजा? सियासी जमातों के माबैन किसी नए चार्टर की कोशिशें होने लगी हैं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए मुस्बत पेशरफ्त उनकी तरफ से नज़र आ रही है, ताहम अभी तक मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे को बाज़ाब्ता दावत नहीं दी कि जिससे ये महसूस हो कि वाकई मुल्की सियासत में लगा एक डेडलॉक ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग केस में आज वो बरी हो गए हैं। ये वो केस था जो पीटीआई हुकूमत ने जुलाई 2019 में दर्ज करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया था। मगर राना सनाउल्लाह का इस केस से बरी होना तहरीक इंसाफ के एहतसाब और शफाफियत के दावे और मंशूर की नफ़ी करता है, क्योंकि इस केस के अलावा पीटीआई दौर में मुख्तलिफ सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनाए गए। नैब केसेस भी अब ठोस शवाहिद ना होने के बिना पर सबके ख़त्म हो रहे हैं। हमारे ही प्रोग्राम में पीटीआई रहनुमा और साबिक वज़ीर ने कहा था कि ये केस हमने नहीं, ये एएनएफ ने बनाया था। क्या कहा था शहरयार आफरीदी साहब ने, देखिए। आपने राना सनाउल्लाह की बात की, 15 किलो हेरोइन की बात की, फवाद चौधरी साहब और फैसल वाउडा साहब ये टीवी प्रोग्राम्स में आकर कह चुके हैं कि जब राना सनाउल्लाह पर ये मुकदमा बना हमने इसकी बड़ी मुखालिफत की थी, ये गलत हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, ये ना करें। लेकिन दूसरी तरफ आप कस्में खाकर कहते थे कि ये 15 किलो हेरोइन जो है ना वो बरामद हुई है। तो क्या आज भी आप मानते हैं कि राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था? देखिए जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हेड करता है मेजर जनरल, 5 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं, ब्रिगेडियर उसको हेड करते हैं, आरडी पंजाब, लाहौर और इसी तरह मेजर जनरल, इन सब ने मिलकर जब प्रॉपर तरीके से जो भी था राना सनाउल्लाह को जब अरेस्ट किया, उसके ऊपर पर्चा काटा, उसके ऊपर लीगल टीम काम कर रही है, वो हमें बताते थे, मुझे और वजीर आजम और कैबिनेट को। अब मुझे बताएं, या तो शहरयार अफरीदी ने अरेस्ट किया हो, या इमरान खान ने अरेस्ट किया हो, या हमने उनको कहा हो कि ये करें। जब वो मेरे पास आए तो मैंने मेजर जनरल साहब से और आरडी के जो कंसर्न और 2-3 और ब्रिगेडियर्स थे उनसे मैंने कहा कि आप अपनी औलादों की कसम खाएं कि ये मेलाफाइड ही नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेलाफाइड ही नहीं है, हम औलादों की कसम खाते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो एक्शन ले, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उधर हुकूमती रहनुमा मजबूत हो रहे हैं तो उधर पीटीआई भी असम्बलियाँ तहलील करने के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात और इत्तेहादी काफ़िले के मौक़िफ़ से ये ज़रूर पता चल रहा है कि शायद असम्बलियाँ तहलील करना तहरीक इंसाफ के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर पार्लिमानी लीडर्स सर जोड़कर बैठते हैं कि अब करना क्या है। पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, अब मगर अब हुकूमत की तरफ से भी बातचीत करने के लिए पेशकश आना शुरू हो गई है, लेकिन गैर मशरूत तौर पर। हुकूमत की तरफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश से क्या सियासी डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा और क्या तहरीक इंसाफ गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए राज़ी होगी? और तहरीक इंसाफ के कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा क्या ये हुकूमत तस्लीम करेगी? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर साहब, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, पिघल सकती है? खान साहब ने आज भी कहा है कि वो असम्बलियाँ जो हैं वो दिसंबर में डिज़ोल्व कर देंगे अगर इन्होंने इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं किया। आज दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम कहते हैं कि आए बात करें, लेकिन गैर मशरूत तौर पर बात करें। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि डार साहब और आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें हो रही हैं। आरिफ अलवी साहब अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें और दोनों जो है, दोनों के दरमियान ऐसी कोई मुसालती कोशिशें कामयाब
कामयाब हो सके। तो लग रहा है कोई आपको कि ये बर्फ पिघलती नजर आ रही है, या मामला असम्बलियों की डिसॉल्व उसकी तरफ ही जाएगा? मेरा अपना ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये है नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ ने उस वक्त लिया जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होना थी। उस वक्त ये मैसेज कन्वे किया गया था इसहाक डार साहब के जरिए प्रेसिडेंट अलवी को, इमरान खान साहब को पहुंचाया गया कि इस अपॉइंटमेंट को हम बआसानी आराम से पीसफुली गुजार लें। उसके बाद चूँकि दोनों रहनुमाओं के पास ये इत्तलात थी कि बाजवा साहब जो हैं वो हर सूरत में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, और एक्सटेंशन और सिर्फ एक्सटेंशन, और अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर वो अपने नॉमिनी को बनाना चाह रहे हैं। ये डिस्प्यूट काफ़ी संजीदा हो गया था, और नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ और मलक अहमद खान तकरीबन 4 दिन यहाँ पे लंदन में उनको राजी करने की कोशिश करते रहे, और नवाज शरीफ साहब ने इससे इनकार किया। फिर उसके बाद ताल्लुकात कशीदा होते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे एक लेटर जीएचक्यू को लिखते हैं, जो कि एक डायरेक्ट, अगर दोनों तरफ से ये बातें की जा रही थी कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो मार्च में जो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को पेशकश की थी, मैंने भी अपने प्रोग्राम में उनसे सवाल किया था, फिर DGISI ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी ये बात कही थी कि आपने तो इतनी पुरकशिश उनको ऑफर दी थी, वो लेना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उनको ऑफर दी जा रही थी कि आप एक्सटेंशन लें। और इस बात को इमरान खान साहब भी मानते हैं। वो जब उनसे वजह पूछे तो वो कहते हैं हालात को देखते हुए हमने सोचा कि अगर आपको एक्सटेंशन ही चाहिए तो हम आपको दे देते, और गैर मुइना मुद्दत तक देने के लिए वो तैयार थे, लेकिन जनरल बाजवा ने इनकार किया। नहीं, वो एक हनी ट्रैप था, और हनी ट्रैप था जनरल बाजवा का, और उसमें भी वो हर सूरत में एक दफा एक्सटेंशन चाह रहे थे, और कह रहे थे कि अप्रैल में इलेक्शन अपनी आर्मी चीफ ले आना। तो उस बाद भी जो चीजें सामने आई यही था कि बाजवा साहब मार्च अप्रैल के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू करना था। वो एक सिर्फ स्पेस लेना चाह रहे थे कि एक दफा मार्च अप्रैल तक जाएं और गवर्नमेंट लेके आए, केयर टेकर शहबाज शरीफ साहब को भी फारिग करें, और फिर तवील दौरानिए का सेटअप और वो टेक्नोक्रेट्स और ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंची। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, इमरान खान साहब को भी कुछ साहिब मशवरे आए कि ये एक हनी ट्रैप है बाजवा साहब का, इससे बचना चाहिए। और नंबर 2, इंस्टीट्यूशन के अंदर से ये मैसेज कन्वे किया गया कि ये एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज करें और आगे बढ़े। एक्सटेंशन का दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है विद इन इंस्टीट्यूशन। सही। तो उसके बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ी थी, और उस वक्त जो डायलॉग शुरू हुआ था इसहाक डार साहब का और प्रेसिडेंट अलवी के दरमियान, वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। और फिर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च जो किया उसको मौखर कर दिया था, और फिर प्रेसिडेंट अलवी जो हैं जाते हैं फौरन इमरान खान साहब से मिलने, और उसी दिन शाम को आके वो नोटिफिकेशन समरी साइन कर देते हैं, और उसमें कोई डिले नहीं किया गया। वो एक वाज़े तौर पे मैसेज था। और अलवी साहब भी यही चाहते थे, यही खबरें आई थी कि अलवी साहब भी यही चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की तरफ ना बढ़ा जाए, जिस हद तक हम बच सकते हैं कि हालात को ख़राब ना होने दें, उस पर उन्होंने अमल किया। और इमरान खान साहब को भी उन्होंने यही मशवरे दिए कि लॉन्ग मार्च की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। शादी, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में काफ़ी अर्सा पहले ये बात मैंने कही थी कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं इस बारे में मुत्तफिक हैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी और फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। ये आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा बात की थी और ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, लेकिन इस दौरान बाजवा साहब जो हैं वो करते रहे हैं, ट्रिक्स लड़ाते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कहीं ना कहीं से उनको स्पेस मिले, लेकिन वो स्पेस नहीं मिल सकी। और उसके बाद से अब सुकून है और अब 5-6 मुलाकातें जो हुई हैं डार साहब की और प्रेसिडेंट अलवी की, मेरा अपना ख्याल है कि कोई ना कोई पिछले 2 दिन पहले 24 घंटों में 2 मुलाकातें भी हुई हैं। इसका मतलब ये कि बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और पॉजिटिवली बढ़ रही है। 24 घंटों में 2 मुलाकातें भी हुई हैं 2 दिन पहले। बिल्कुल ऐसा ही है और उसकी रीजन है कि ये दोनों, अगर दोनों बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज यही हैं, एक नंबर 1 पे है, एक नंबर 2 पे है,
और क्योंकि बाकी जो पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ये छोटे ग्रुप्स हैं, इनके अपने अलग से दास्तान है और अलग अलग इनके अपने टारगेट्स हैं, वो मैच नहीं करते। इस वक्त नवाज शरीफ साहब मैटर करते हैं और इमरान खान साहब मैटर करते हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, और जरदारी साहब अपने प्लेयर्स के जरिए खेल रहे हैं। उसमें ANP आ जाती है, उसमें मौलाना कभी नवाज शरीफ साहब की तरफ है, कभी इधर है, लेकिन मौलाना भी तो बात मार्च अप्रैल के इलेक्शंस तक जा सकती है। अब मेरा अपना ख्याल है कि ये इलेक्शन होंगे अप्रैल के बाद ही होंगे, मई में हो सकते हैं अगर इनके अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक माकूल वक्त मांग रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जब वो कहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पे हैं, राब्ता वाम मुहिम पे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है और मुस्लिम लीग नवाज का एक न्यू एरा शुरू होना है, और वो होगा मरियम बीबी के लिए, और मरियम बीबी ड्राइविंग सीट पे होंगी, शहबाज शरीफ साहब फिर वापस पीछे चले जाएंगे और ये नया सफर शुरू करना है। तो इसका मतलब है बात असेंबलियों के डिसॉल्व करने तक नहीं जाएगी, असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। मेरा अपना ख्याल है असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी और इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपके भी इल्म में होगा, सालिक साहब की आज लंदन में मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और वो ये दावा कर रहे हैं कि काफ लीग के जो 6 लोग हैं वो हमारे साथ आकर चलने को तैयार हैं, और नून लीग भी ये बातों बातों में इशारे दे रही है कि हम अपना परवेज़ इलाही भी हमारे अगले कैंडिडेट हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं उनको अपना वज़ीर आला बनाने पे। तो वहाँ तो कहानी कुछ और हमें पता चल रही है कि पंजाब में तब्दीली लाने की बातें होगी। अगर यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो रही है मार्च अप्रैल तक इलेक्शन की, तो पंजाब हुकूमत को क्यों छेड़ेंगे वो? देखिए, जरदारी साहब जो खेल खेल रहे हैं ना, वो अपनी एक तो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट बचाना चाहते हैं, और वो इस गेम में इन रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये गवर्नमेंट पूरी हो, और नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जितना अरसा भी मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट चलेगी, इनका वोट बैंक और मसाइल, क्योंकि इकोनॉमी की सूरत हाल हमारे सामने है, इन्होंने कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। जरदारी साहब का है कि ये जितना इसको लंबा खींचा जाए, इसमें इमरान खान साहब भी ज़रा उनकी मकबूलियत कम हो और PMLN का जोर टूटे, और इसी दौरान दरमियान में जो बाजवा साहब और जरदारी साहब के दरमियान असल खेल था कि वो कियानी मॉडल वापस लाया जाए, न पीपल्स पार्टी हो, साथ JUI, MQM और ANP, ये सारे के सारे इकट्ठे हो के साथ काफ लीग, इन सब को मिला के एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए, और नवाज लीग भी बाहर और इमरान खान साहब भी बाहर। जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि एक तीर में सारे शिकार हो जाएं, इसलिए वो चौधरी शुजात साहब के जरिए नवाज शरीफ साहब को राजी करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, अगर फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो उसमें नुकसान किसका है? उसमें शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा जाती है और पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जाती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सेटअप चलता रहे 1 साल, 6 महीने, 8 महीने। लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी सेटलमेंट होगी वो अब सियासतदानों के बीच में ही हो रही है, तीसरे फरीक को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तीसरा फरीक अभी तक मुकम्मल तौर पे आउट नहीं है, वो उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन तीसरे फरीक का एक पोर्शन जो है वो अभी भी ये एपॉलिटिकल से कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। हम तवक्को करते हैं कि वो एपॉलिटिकल वाले बयानिए को हकीकी तौर पे अमली जामा पहनाया जाए, और ये जो पैरेलल मीटिंग्स चल रही हैं उन मीटिंग्स को नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहायकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों का जो एक बयानिया था एहतसाब को लेकर, करप्शन के खात्मे को लेकर, और जितने नून लीगी रहनुमाओं पर केसेस बने, अब देखें कि डेली मेल से भी शहबाज शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है। दूसरी तरफ आज राना सनाउल्लाह साहब मंशियात स्मगलिंग के उस केस में
जिसमें शहरयार आफरीदी साहब कस्में खाया करते थे और कहते थे कि बड़ा मजबूत केस है, सारे सबूत है और मैं एक एक करके सारे सबूत पेश करूंगा। फिर बाद में एक ऐसा वक्त आया कि तहरीक इंसाफ को ये लगना शुरू हो गया कि राना साहब के साथ ज्यादती हुई है, गलत केस बने। और फिर बाद में शहरयार आफरीदी ने भी हमारे प्रोग्राम में ये बात कही कि ये जो केस था ये ANF ने उन्होंने बनाया था। तो आपको लगता है कि आपका ये बयानिया बिल्कुल गलत साबित हो गया है करप्शन को लेकर, एहतसाब को लेकर? शुक्रिया शाजिया। और जो ये प्रेजेंट नैब है, आपको पता ही है कि तरमीम हुई है उसमें, और उसमें मतलब छोटी सी ये उन्होंने एक 35 में से एक आपको बताती हूँ कि जी 50 करोड़ से नीचे तो करप्शन ही नहीं है, ये एक नया। तो इंशाल्लाह आप देखना कि सुल्ताना डाकू और फूलन देवी, इनको भी सारे जो इन्होंने 1000 डाके मारे हैं उसकी सारी ये जो नैब की तरमीम है इससे ये सारे माफ हो जाएंगे। और बेहतरीन मैं आपको तरीका बताऊं जो नैब ने आपको कहा है, आजकल वो एक मुहिम चला रहे हैं कि जी करप्शन जीरो, करप्शन जीरो, ये तो उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप लूटें, घसूटें, डाके मारें, कत्लो गारत करें, उसके बाद आप सारे अपने एसेट्स बच्चों पे ले दें। तो वो बच्चों पे उन्होंने कहा है कि जी आपके बच्चों के एसेट्स जो नाम है वो नहीं आप चेक करेंगे, और इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया इस नैब के मुताबिक फूलन देवी और सुल्ताना डाकू भी फरिश्ते बन जाएंगे। तो जब आपके पास ये नैब है, लेकिन आपके पार्टी के अपने लोग जब कहते थे कि राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई है, गलत केस बना, नहीं बनना चाहिए था, पहले ऑनरशिप ली और बाद में कहते रहे कि नहीं ये तो हमने तो बनाया, ये तो SF ने केस बनाया था सारा। तो आप ये तो आज बरियत के बाद वाकई पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारी पार्टी में से ये जरूर कहा गया कि ANF ने केस बनाया है, क्योंकि एंटी नारकोटिक फोर्स ही केस बनाएगी ना, और हमने तो उसको जिसको कहते हैं बिल्कुल नहीं कहा कि ये बिल्कुल ठीक केस नहीं है। हमने कहा कि एंटी नारकोटिक चौधरी साहब ने कहा था। अब जब फवाद चौधरी साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि ज्यादती हुई है, ये केस नहीं बनना चाहिए था। मैंने कैबिनेट में भी ये बात की थी और कुछ लोग और भी थे जो ये समझते थे कि ये नहीं बनना चाहिए था। तो फिर आप फवाद चौधरी साहब को फोन करें, क्योंकि मैंने तो ये कहा नहीं और ना मैं इस पे स्टैंड करती हूं। अगर फवाद चौधरी साहब ने कहा है आप उससे उनकी क्लैरिफिकेशन लें। मैं तो सिर्फ ये कहती हूं कि इस नैब पे फूलन देवी, सुल्ताना डाकू फरिश्ते बन के पाक साफ होके सारे डाके मार के वो यहां आएंगे। सारी जेलें खोल देनी चाहिए जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्योंकि हम तो नहीं लिखते थे ना, ये तो यही आपके वर्ल्ड बैंक और इन्होंने कहा हुआ ना कि 10-10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और ये सारे केसेस तो हमने नहीं, 95% केस, आपको पता है जितना नैब में था 95% केस नवाज शरीफ ने इस पे जरदारी पे, और जरदारी नवाज शरीफ, आपको याद नहीं है चौधरी निसार की 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने बताया कि जो जरदारी साहब है जिन पे सारे केस माफ हो गए हैं, उन्होंने बाकायदा टिकटें दिखाई कि अयान अली 81 दफा 2 महीने में दुबई गई है। आप सब ने वो टेलीवाइज की लाइव टेलीकॉन्फ्रेंस है और उसकी रसीदें दिखाई। तो ये केस तो इन्होंने चले यहाँ की सेटलमेंट तो हो गई। लंदन में डेली मेल ने कैसे सेटलमेंट कर ली? क्या आप लोगों के नजदीक वो भी एक सेटलमेंट की है शहबाज शरीफ ने? देखें जबरदस्त। या अब मेरी बात सुन लेना, उसने डेविड रोज ने आज क्लैरिफिकेशन दे दी ना। उसने कहा कि जी हमारा केस तो नैब के ऊपर बेस था, तो जब नैब ने ही उनको माफ कर दी है तो हमने उसमें किया, लेकिन बाकी सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, उन्होंने कहा वो जो अर्थक्वेक फंड्स वाला था जो जिसमें डिफिड इन्वॉल्व थी, उस पे जो कि नैब ने माफ कर दी है, तो हम उसकी नहीं अब करेंगे परस्यू। लेकिन जो बाकी केस है जिस पे हरजाना किया हुआ है उन्होंने, वी स्टैंड बाय दैट। खुद डेविड रोज की आज आई है, इसलिए पहले मिठाइयां ना खाया करें। इस जमात को पहले मिठाइयां खा खा के और डंडोरे पीट पीट के डबल परेशानी और शर्मिंदगी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वो अकाउंटेबिलिटी ना कर सके, क्योंकि आपको भी पता है कि नैब का इदारा जो था वो इमरान खान के नीचे नहीं था। अगर इमरान खान के नीचे होता तो हम हमेशा यही कहा करते थे ना कि कम से कम 250 बंदा पकड़ा जाता, जो कि पिछले 50 साल से हमेशा छूट जाता है मुकमुका के जरिए। नैब को कोई और चला रहा था, किसी और का प्रेशर था?
बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। इस्टेब्लिशमेंट, खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से इशारे आते थे कि रुक जाओ, इस्टेब्लिशमेंट से इशारा आता था कि ये केस मत करो, इस्टेब्लिशमेंट से इशारा आता था। उसके बाद आपको पता है इलेक्शन कमीशन, ये सब ये सारा तो खान साहब आपको बता चुके हैं। इक़्तिदार में आकर दोबारा हुकूमत लेकर इतनी जो आप जंग लड़ रहे हैं, इतनी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, फिर ये तो सिस्टम ऐसा ही है। अभी आप पिछले 4 सालों में नहीं ठीक कर सके इस नैब को, इन इदारों को, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बड़ा क्लियर था, हमारी थिन मेजॉरिटी थी और उस वजह से हमें वो आज़ादी नहीं थी, हर दफ़ा एक मुश्किल पेश आती थी। इसका इलाज वही है कि आप 2/3 मेजॉरिटी से आए। अभी जो मकबूलियत है, आपके अपने जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो कह चुके हैं कि जी 2/3 नहीं, 3/4 मेजॉरिटी से पीटीआई जीतेगी। अभी भी देखें, इस वक्त पीटीआई के ऊपर पूरी ताकतें हैं खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, 13 जमातें, ब्यूरोक्रेसी, पावर, पैसा, सब कुछ लगाया हुआ है और अवाम एक तरफ खड़ी है और वो एक तरफ खड़े और सारे इंतखाबात हार रहे हैं। 3rd 4th से आप कैसे जीतेंगे? उस इलेक्शन कमीशन के नीचे जिस पर आपको एतमाद नहीं है, जिस पर आपको भरोसा था ईवीएम, वो है नहीं, तो 3rd 4th से जीतेंगे कैसे आप लोग? देखिए, ये मैं चूंकि वो पंजाब का 20 सीटों का इलेक्शन मैं हैंडल कर रही थी, तो मुझे ये आखिरी रात तक आप मीडिया वाले भी और बाकी भी बड़े तसल्ली से मुझे कहते थे, देखिए आप अपने आप को हल्कार ना करें, क्यों आप इतना अपने आप को ख्वार कर रही हैं, आपकी 6 सीटें हैं, हम जो बता रहे हैं हमें बता दिया गया, उधर से आई है, उन्होंने बताया फोन करके। मैं उनको यही कहती थी कि आप कह रहे हैं ना 6 सीटें हैं, एक अल्लाह भी ऊपर बैठा हुआ है, जितना हमने एफर्ट किया है, ये धांधली भी करें, धांधला भी करें, स्टफ बॉक्स में भर दें, हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। 15 सीटें हमने ली बावजूद धांधली के, क्योंकि अवाम खड़ी है। आप अवाम के समुंदर को नहीं रोक सकते। कितनी गोलियां मारेंगे? आपने हम पे 13 गोलियां मारी, आपने अरशद शरीफ का मुंह बंद करने की कोशिश की, आज हर घर से अरशद शरीफ की आवाज निकल रही है। आज उसकी बूढ़ी माँ जो बीमार है वो पहुंच गई है आपके ऊपर। अब मुझे बताएं क्या करेंगे? किस 7 फील्ड में छुपेंगे? किस घर में जाके आप पीछे छुपेंगे? आपका ये हाल है कि आप अपने घर से नहीं निकल पाते, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते। टीवी चैनल्स पर आप लोग इतना सख्त मौकिफ लेते हैं और पीछे आप लोगों की बातचीत भी चल रही है, तो क्या आप लोगों के ये रवैये बातचीत को खराब नहीं करते? मेरी बात सुने, बातचीत किस चीज पे चल रही है? बातचीत एक चीज पे कि इलेक्शन की डेट दे, ठीक है ना? वो वाली बातचीत नहीं चल रही कि चल तू NRO 2 ले ले तो मैं NRO 3 की बात करता हूं। ये जो आपका नैब में NRO 2 का पूरा प्लॉट हुआ है, मैं आपको यकीन से दिला सकती हूं कि आज सुल्ताना डाकू भी कहीं से आ जाएगा, वो भी नैब से ऐसा पाक साफ होके निकलेगा कि आप उसको अगला प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। नहीं तो अलवी साहब की क्या बातचीत चल रही है जो आप कह रही हैं कि NRO, ज़ाहिर है NRO ना कोई दे सकता है, ना किसी में देने की सकत है, ना ताकत है, आप सियासतदान तो नहीं दे सकते, तो क्या फिर बातचीत चल रही है डार साहब की अलवी साहब से? एक 1 पॉइंट एजेंडा के अर्ली इलेक्शंस की डेट, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज ऑल। इस 1 पॉइंट एजेंडे के लिए और कितनी मुलाकातें होंगी? 12 जवाब आ चुके कि इलेक्शन होंगे 2023 में होंगे, अक्टूबर में होंगे, तो 1 पॉइंट एजेंडा या इसमें कुछ और चीजें भी शामिल हैं? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमने एक मार्च से पहले इलेक्शंस करवाने हैं, और अगर वो हमारी अगले कुछ दिन में, मे बी 10 डेज के अंदर वो हमारी मुद्दत पूरी हो जाएगी, जिसके हिसाब से हमें 90 डेज रमजान से पहले चाहिए, और हम अनाउंस कर देंगे, ये करें ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ की दिलीप अब्बास साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चौधरी सालिक हुसैन की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वहीं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ उन्हें अपना वज़ीर आला
बनाने पर तैयार है, लेकिन उन्हें डबल गेम से निकलकर वाज़ेह सामने आना होगा। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के साथ ताल्लुकात में जो एक गैप था, जो एक खलीज पैदा हुई थी, वो भी अब ख़त्म हो रही है और ताल्लुकात बहाल भी होना शुरू हो गए हैं। एक अखबार में ये दावा किया गया कि मुलाकातें तो हो रही हैं मगर अभी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सियासी बातचीत नहीं हुई तो मुस्लिम लीग नवाज़ फिर कैसे परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मानने पर राज़ी हो गई, और क्या परवेज़ इलाही भी ये मानेंगे? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के मुस्लिम लीग नवाज़ से डायरेक्ट राब्तों की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और तस्वीर का दूसरा रुख ये बताता है कि मोनस इलाही ने अपने हालिया बयान में मुस्तकबिल में भी तहरीक इंसाफ के साथ चलने का ही बयान दिया है। वज़ीर आला हाउस में उन्होंने व्लॉगर से कुछ दिन पहले मुलाकात की मोनस इलाही साहब ने, और कहा कि इमरान खान जो कहेंगे वही होगा, ये अटल है, इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं होगा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन ही वाहिद हल है। मोनस इलाही ने यह भी कहा कि कुछ लोग शायद ये नहीं चाहते कि पीटीआई और काफ लीग साथ चलें। वालिद साहब इमरान खान के साथ देरपा चलना चाहते हैं, और बज़ाहिर तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी यही कह रहे हैं कि जब भी इमरान खान कहेंगे मैं असम्बली तहलील करने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही की डबल गेम का तो पता नहीं, लेकिन डबल खबरें ज़रूर आ रही हैं जिनमें बड़ा तजाद भी नज़र आ रहा है। क्या चौधरी बरादरान के ताल्लुकात में बहाली का मतलब परवेज़ इलाही का मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुकात बहाली भी लिया जा सकता है? अगर परवेज़ इलाही एक मरतबा फिर PDM के पास मिठाई खाने चले जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली तहलील करने की जो हिकमत अमली है ये धरी की धरी रह जाएगी, और फिर ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ के पास वाहिद ऑप्शन सिर्फ इस्तीफे देना ही रह जाएगा? चौधरी बरादरान की गेम अगर डबल नहीं तो फिर है क्या? मैं बात करूंगी मुझे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। सालिक साहब, आपकी मुलाकात हुई आज लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से, क्या अहम पैगाम था चौधरी शुजात हुसैन साहब का, और पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से क्या नून लीग बिल्कुल इस बात पर तैयार है कि वो अपना वज़ीर आला लाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली बात तो ये कि जी इस हवाले से पंजाब में हुकूमत कराने के या उस हवाले से कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई जी। तो मैं क्योंकि लंदन रुका था 2 दिनों के लिए, तो वाले साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलें और उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, और मेरी तरफ से भी उनका हाल पूछेगा। सियासी मामलात पर भी तो जाहिर है यकीनन कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू हुई होगी, मौजूदा सियासी सेटअप को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं उनको लेकर। इलेक्शंस में मियां साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि वो तो चाहते थे कि उसी वक्त इलेक्शन हो जाते जिस टाइम पे हुकूमत चेंज हुई थी, लेकिन जो टाइम आगे गेन होता रहा उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली कुछ कीमतें इनको बढ़ानी पड़ी, कुछ ऐसे इक़दामात करके गए हुई थी गवर्नमेंट के जो ऑनर करने पड़े इनको IMF से बाकी मामलात, तो उसमें ऐसे फंसते चले गए कि अब इनका यही मौक़िफ़ था कि हम हालात सिचुएशन थोड़ी बेहतर करें उसके बाद इलेक्शन हो। तो मतलब कि मियां साहब को ये रियलाइजेशन है कि मौजूदा वक्त में अगर फौरी इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये नून लीग के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। नहीं, फौरी इलेक्शंस की मतलब कोई वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे ख्याल में पंजाब के जो हमारे CM है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि मार्च तक तो भूल जाएं और हो सकता है मुद्दत से भी ऊपर चले जाएं इलेक्शन, शायद टाइम से भी बाद में आऊं। तो मेरे ख्याल में शायद PTI का भी यही मौक़िफ़ होगा, इसी वजह से वो बयान ये दे रहे हैं। लेकिन PTI तो ये चाहती है ना कि अगर आप लोग ये लोग नहीं मानते हैं अर्ली इलेक्शंस का, मार्च अप्रैल तक की डेट को अनाउंस नहीं करते हैं तो वो इसी महीने में तोड़ दें जी, डिसॉल्व कर देंगे। बिल्कुल कर दें जी, कोई इशू नहीं, उसमें तो तैयार है सारे उसके लिए। तो इसका मतलब है सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शंस होंगे। मियां साहब की भी यही सोच है, वो भी यही चाहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ डिसॉल्व कर देती है तो यही फिर 2 ही सूबों में इलेक्शंस होंगे, सेंटर में या कहीं और इलेक्शंस नहीं होंगे, सारे हर जगह जनरल इंतखाबात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है वो उसके लिए तैयार हैं कि जी अगर वो डिसॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर कर लें, कोई इशू नहीं है उसमें। फेडरल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उस टाइम पर डिसीजन लेगी कि वेदर सब जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है या सूबों में कराना। नहीं तो अगर ये सब कुछ बिल्कुल ये फैसला PTI ने करना जी, गवर्नमेंट ने थोड़ी करना। ठीक नहीं, अगर ये नून लीग की तरफ से या मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये सब चीज़ें तय हैं कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, मुद्दत आगे भी हो सकती है, मार्च अप्रैल तक कुछ नहीं है, तो फिर ये डार साहब की और आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें, फिर इनका एजेंडा क्या है, फिर इसके पीछे क्या चल रहा है?
टू बी ऑनेस्ट मेरा नहीं ख्याल जी कि कोई इलेक्शन के मुतालिक कितनी कोई लंबी डिबेट की जरूरत है। इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो हो सकता है किसी और चीज पर मामलात पे बातचीत चल रही। तो अगर दोनों सूबों में अभी इलेक्शंस हो जाते हैं, आपको भी पता है कि एक पीटीआई की ज़ाहिर है हवा तो चल रही है, लोगों के अंदर पीटीआई का जो बयानिया है और इमरान खान की जो बुलंदी है इस वक्त, वो उनके बिल्कुल उससे कोई इनकार नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता, इवन कि उनके ओपोनेंट्स भी ये बात करते हैं। तो क्या फिर सेंटर के जो इंतखाबात होंगे, अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में भी गवर्नमेंट बना लेती है, केपीके में भी बना लेती है, तो कल को मसाइल नहीं होंगे? ज़ाहिर है इनकी हुकूमत होगी, इनकी मशीनरी होगी, इलेक्शंस लड़ना। देखिए ये जो सेंटिमेंट होते हैं जी, ये बहुत जल्द चेंज भी हो जाते हैं। मैंने तो बड़ा अपने सामने बड़ा क्लियरली देखा है। फरवरी में हमारे कोलीग्स ही पीटीआई के दोस्त हमारे साथ बैठते थे और कहते थे कि जी अगर इलेक्शन हो गया अगले 2-4 महीने में तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। ये उनके सेंटिमेंट्स थे फरवरी और जनवरी के अंदर। अवाम भी यही कि बहुत महंगाई है, बहुत मसले हैं, बहुत ये है वो है। मार्च के बाद अप्रैल में सेंटिमेंट चेंज हो गया जी, फिर हवा यहाँ की चल पड़ी कि नहीं। तो अगर पीटीआई जाती है इलेक्शनों में तो कम से कम कोई चीज़ तो लेके जाएगी ना जी, क्योंकि कि हमने 3.5 साल में ये परफॉर्मेंस दी, हमने ये काम किए। इसी तरह ये गवर्नमेंट अगर 8 महीने कुछ टूवर्ड्स दी एंड मार्च अप्रैल में कोई अच्छी परफॉर्मेंस, लोगों की महंगाई कम होती है, लोगों की ज़िंदगी आसान होती है, मईशत मुस्तहकम होती है, तो इनके पास भी कुछ होगा इलेक्शन में जाने के लिए। तो एटलीस्ट हम क्या ये बात दुरुस्त है? इनका नजर नहीं आता बयानिया सिवाय इसके कि इलेक्शन, मतलब इनको चाहिए लोगों को बताएं भी तो सही ना कि हमने 3.5 साल में ये किया। आपको नहीं लगता लोग तो इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं उनसे पूछेंगे ना, जो सर पे बैठे हुए उनसे पूछेंगे? तो इसीलिए ना जी, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना टाइम तो मिले कि हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी ला के उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। क्या ये बात दुरुस्त है कि देखें ना, सिर्फ देखें अभी दूसरी तरफ हमारा मुकाबला सिर्फ इस बात से है कि एक बयानिया के ये एक बैरूनी साजिश थी जिसको बाद में उन्होंने खुद ही उसकी तरदीद कर दी कि बैरूनी साजिश नहीं थी। इसके अलावा क्या है हमारे पास या पीटीआई के पास इलेक्शन में जाने के लिए? क्या ये बात दुरुस्त है कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही साहब की बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन असम्बलियाँ तहलील करने के नंबर 1 वो हक में नहीं है, और दूसरा ये कि कोई अगर उनको ऑफ़र होती है या आप लोगों के हलकों में ये चीज़ सोची जा रही है कि उनको अपनी तरफ लाकर और वज़ारत आला फिर सौंप दी जाए, बिल्कुल पहले वाली एपिसोड रिपीट की जाए? इसमें ना जी मैं समझता हूँ काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका है। डिपेंड करता है, अब उन्होंने मेरे ख्याल में अभी तक कोई इस बारे में हवाले से बात की नहीं, शायद चहमगोइयाँ कुछ चलाई हों ताकि पीटीआई वाले थोड़ा सा ज़रा घबराएं कि जी इनको दूसरी तरफ से भी ऑफ़र है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई जेन्युइन ऑफ़र अभी आई है साइड से। सही। अच्छा, अब मुलाकातें जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के और काफली वो परवेज़ इलाही साहब के जो ताल्लुकात है, ये सियासी लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ख़ानदानी लिहाज से? ख़ानदानी जी। अच्छा, सियासी लिहाज से जो एक अलहदगियाँ हैं वो ऐसे ही हैं? बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है जी, क्योंकि मेरे होते हुए तो वो मिलने आते नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है पहले शायद चेक करते हैं कि मैं घर पे हूँ या नहीं, फिर शायद मुलाकात करने आते हूँ। मैं तो इंतज़ार में था कि मेरी मुलाकात हो जाए, मैं ज़रा सुन लूँ कि वो क्या कहते हैं या क्या उनका ख्यालात हैं। आपके होते हुए अगर आप घर होते हैं तो मोनस इलाही साहब या परवेज़ इलाही साहब नहीं आते हैं? जी जी ऐसे ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश का इजहार रखकर हाँ जी कि मैं अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में हूँगा कल से, तो मैं अच्छा आपकी ख्वाहिश है कि आप परवेज़ इलाही साहब से भी मिले और मोनस से भी मिले? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के रहनुमा वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़िम वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क के डॉलर्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, जबकि IMF से कर्ज़ की अगली किस्त मिलने के आसार भी अभी तक उसमें भी कोई मुस्बत ख़बर सामने नहीं आई है, क्योंकि IMF के वफ़द ने अभी पाकिस्तान का दौरा ही वो अभी तक प्लान नहीं किया। स्टेट बैंक परेशानी की घंटी बजा रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो 2019 के बाद से सबसे कम है।
प्राइवेट बैंकों के ज़खायर लगभग 5 अरब 87 करोड़ डॉलर हैं। यूँ मजमूई तौर पर मुल्क के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 12 अरब 58 करोड़ रुपए, जो गुज़श्ता 4 साल में सबसे कम है। मुल्की मईशत में किसी तरफ से भी इत्मीनान बख्श खबर सुनाई नहीं दे रही है। एक तरफ फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ बिजली और गैस की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सका है, जिससे फैक्ट्रियों का जो पहिया है ये चलता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। यही नहीं बल्कि सेल्स टैक्स रिफंड की मद में सनतकारों के 250 अरब रुपए फंस गए हैं। हुकूमत की तरफ से सेल्स टैक्स रिफंड ना होने से एक्सपोर्टर्स को टेक्सटाइल मिल्स चलाने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत डॉलर्स बचाने के लिए एलसीज नहीं खोल रही है, जबकि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर भी कम नहीं हो रही है, जिससे महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में कारोबार को कैसे फ़रोग़ मिलेगा? वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तरसीलात में 7.7% तक कमी हो सकती है, जबकि आलमी इदारे भी मुल्की मईशत को लेकर परेशान कुन आदाद शुमार जो हैं ये बता रहे हैं। मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना दोनों मुतमईन है कि न सिर्फ कर्ज़ की वापसी मुकर्ररा वक्त पर होगी बल्कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा। इसलिए एक तो IMF से मामला तय पाने के लिए हुकूमत मुतहरिक है और दूसरी तरफ दोस्त ममालिक से भी ताउन के लिए कहा जा रहा है। सऊदी अरब से भी 3 अरब डॉलर कर्ज मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर सऊदी अरब इमदाद दे देता है तो रवा माली साल में जून के अख्ताम तक 16 अरब डॉलर कर्ज की किस्त वापस करने में आसानी हो जाएगी। मगर सवाल यह है कि मुल्की मईशत चलाने के लिए कब तक IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी मुआशी इदारों समेत दोस्त ममालिक से हमें उधार मांगने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें हमारे मौशूआत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं सारे? डॉलर किसी को ज़रूरत भी है, किसी ने बाहर जाना है, डॉलर नहीं मिल रहे हैं, कोई 250 का भी डॉलर देने को तैयार नहीं है। ये डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं सारे? देखिए, डॉलर की जो आउटफ्लो और इनफ्लो हम कहते हैं, यानी कि इखराज और आमद, आप अगर देखिए कि पाकिस्तान की सालाना जो इखराज होते हैं डॉलर्स के, वो 70, 75, 80 बिलियन की हम इंपोर्ट कर लेते हैं और 20-22 बिलियन की हमने कर्जाजात की वापसी करनी है, तो लगभग 100 अरब डॉलर का सालाना इखराज है इस मुल्क के अंदर। अब उसके सामने जो आमद हो रही है वो 30 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग 30 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर काम करते हैं वो रेमिटेंसेस की शक्ल में वापस आ जाता है। तो आमद जो है वो सिर्फ 60 अरब की है। तकरीबन 35 से 40 अरब का डॉलर्स का सालाना फर्क पड़ता है इखराज और आमद में। तो हिसाब तो सिंपल है। अब कहाँ ये जाता है कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान में, यकीनी बात है हो रहे होंगे, लेकिन उनकी मिकदार जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी है, क्योंकि वो ओपन मार्केट से जाते हैं और ओपन मार्केट का जो अपना साइज है वो मैं नहीं समझता हूँ कि 25-30 मिलियन डॉलर रोजाना से बड़ा है। जो बड़ी मार्केट है जिसको हम इंटरबैंक कहते हैं वो लगभग 450। तो हुकूमत एलसीज भी इसी वजह से नहीं खोल रही है क्या? जी, दोबारा सवाल दोहरा दीजिए। हुकूमत एलसीज भी इसी वजह से नहीं खोल रही है कि डॉलर्स बाहर ना जाए? हुकूमत के पास डॉलर्स ही नहीं बचे हैं, खजाना तकरीबन खाली है। स्टेट बैंक ये कहता है कि हमारे पास 6.7 अरब डॉलर पड़े हैं और उनके लिए तो आप सोचिए रिजर्व रखना है कि तेल की किल्लत ना हो जाए, खाम तेल आना चाहिए मुल्क के अंदर, खाने पीने की चीजें आनी चाहिए मुल्क के अंदर। बाकी और किसी चीज के लिए तो इस वक्त खजाने में डॉलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये है कि दवाइयां बनाने का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग दवाइयां बनाने का जो रॉ मटेरियल है उसके लिए एलसीज नहीं खोल रही है। वो पोर्ट्स पर सामान पड़ा हुआ है, बाहर से लाने की इजाजत भी नहीं मिल रही है। तो हालात तो इस तरह के पैदा हो गए हैं। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। अद्वियात का आपने जिक्र कर दिया। पाकिस्तान के अंदर कोई 200 से ज्यादा जो फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उनके जो रिपेट्रिएशन, जो उनका मुनाफा, उनके डिविडेंड सालाना तौर पे बाहर जाया करते थे वो बंद पड़े हुए हैं। जो 23 के करीब एयरलाइंस हैं, उनकी जो टिकट सेल्स होती हैं उन्होंने वो डॉलर में कन्वर्ट करके अपने हेड ऑफिस में भेजनी होती हैं। उसमें एमिरेट्स भी शामिल है, टर्किश भी है, कतर एयरवेज भी है, इत्तेहाद भी है। उनके कोई 225 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में रुपयों की शक्ल में स्टक हैं। तो पैसे तो पाकिस्तान ने बेतहाशा देने। मुझे खदशा इस चीज़ का है कि ये सब जो इंतजामी इकदाम स्टेट बैंक ने किए हैं कि आप एलसीज नहीं खोल सकते, आपने फॉरेन कंपनीज की जो डिविडेंड्स हैं उनको ब्लॉक कर लिया, आपने एयरलाइंस की कंपनीज को ब्लॉक कर लिया,
अच्छा किया कि ये इकदाम कर लिए, लेकिन पॉलिसी क्या है? इकदाम करना सिर्फ एक चीज है, हमारी एक्सचेंज रेट की इस वक्त क्या पॉलिसी है, इसका कोई जवाब हुकूमत के सामने से नजर नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन जो IMF के साथ भी हमारे मामलात अभी सुधर नहीं रहे हैं। डार साहब कहते हैं कि अगर वो नहीं पैसे देते तो मैं जो है ना वो सेकंड ऑप्शन है, हम दूसरा तरीका को इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक से पैसे हम मांग रहे हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान आने पर तैयार नहीं है। शायद पिछले ही प्रोग्राम में मैंने आपसे ये सवाल किया था तो कि मामलात जो हैं वो क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं। तो क्या IMF जो है वो सब्सिडीज़ देने के मामले पर नाराज़ है, या अपने पाकिस्तान जो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सका? वजह क्या है कि अभी तक IMF के वफ्द ने दौरा भी नहीं किया? देखिए, 2 या 3 बातें हैं इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि IMF के साथ जो हमारा करंट पैकेज के ऊपर मुआहदा हुआ था वो 2019 में PTI की हुकूमत के दौरान हुआ था। IMF की तरफ से कोई तब्दीली नहीं की गई। IMF की तरफ से शराइत वही हैं जो 2019 में आयद की गई। 4 या 5 जो बड़े इख्तलाफात आ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खजाना और IMF के दरमियान, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो आमदन है और आपके जो अखराजात हैं उनका जो डिफरेंस है, जो खजाना है, वो बहुत बढ़ गया है। उनका कहना यह है कि एक मिनी बजट की जरूरत पड़ेगी और लगभग 850 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जो वादे कर रखे हैं IMF के साथ। किस सेक्टर पर टैक्सेस लगने का खदशा है फिर? आसान तरीन टैक्सेस जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर हैं, क्योंकि उनके ऊपर किस्म की गारंटी मिल जाती है कि वो हुकूमत कलेक्ट कर लेगी, तो उनके ऊपर टैक्सेस ऑलरेडी लग भी रहे हैं और मजीद लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मेरी एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने बहुत सोचा इस मामले में, IMF के अलावा शायद और कोई कश्ती इस वक्त नहीं है जो पाकिस्तान को डूबने से बचा सके, या ऐसा कोई छतरी हमें पहुंचा दे कि हमें तूफान या बारिश से हमारी बचत हो जाए। 3 अरब डॉलर हमें इम्कानात तो हुए हैं दूसरे दोस्त ममालिक से मिलने के, सऊदी अरब ने भी पैसे देने हैं। देखिए, वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, वो सिर्फ डिपॉजिट के लिए है जी। वो आप समझिए कि जिसको प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, खून बेतहाशा निकल रहा है, उसके ऊपर आप मरहम पट्टी सी लगा दें। अगर हमें 2 या 3 बिलियन डॉलर किसी दोस्त मुल्क से मिल जाते हैं और इस चीज की इजाजत भी मिल जाती है कि उसको आप खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि हमारे 30 से 35 दिन मजीद गुजर जाएंगे। तो ये हल नहीं है, ये मरहम पट्टी आप जरूर समझ लीजिए। तो मुआशी इमरजेंसी कोई लगाने की ज़रूरत है, जिस नहज पर हालात जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कर्ज़ों की अदायगी में भी ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी। हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 2019 के बाद कम तरीन सतह पर रह गए हैं, 12 अरब तो 89 करोड़ डॉलर अभी मैं बता रही थी। तो ये सिचुएशन क्या मुआशी इमरजेंसी वाली है? देखिए, मुआशी इमरजेंसी एक गैर एलानिया मुआशी इमरजेंसी तो लग चुकी है। हाँ, तो मुआशी इमरजेंसी के दौरान इक़दाम उठाए जाते हैं जिसमें इंपोर्ट्स को रोकना है, उस किस्म के सारे इक़दाम तो ऑलरेडी उनका ऐलान कर दिया गया है। आप कितने टन बाहर ले जा सकते हैं, कितने डॉलर्स आप खरीद सकते हैं मार्केट से, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जैसे हमने जिक्र किया, एयरलाइंस की टिकट्स बंद कर दिए गए हैं, उनके पैसे वापस नहीं जा सकते हैं, जो फॉरेन कंपनीज की डिविडेंड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो वापस, ये सारे इकदाम माशी इमरजेंसी के तहत ही लगाए जाते हैं। तो आप समझिए कि गैर एलानिया माशी इमरजेंसी जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है ये कैसे कम होगा? इंपोर्ट, आपके पास डॉलर नहीं है, ज़ाहिर है आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, और यहाँ का जो सनतें हैं वो आप जिस तरह आप हमें पता है गैस की लोड शेडिंग हो रही है और सनतों का कारोबार वैसे ही बंद हो गया है, टैक्सेस के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ना इंपोर्ट आएंगी ना एक्सपोर्ट से आपको वो होगा, तो ये डेफिसिट कैसे कम होएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अभी आपने जिस प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया, ये कोई नया इशू नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो हर साल हमें यही पता चलता है कि इस साल 20 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, फिर साल गुजरता है हमें पता चलता है कि 25 अरब डॉलर का खसारा है। PTI की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का तजारत का खसारा छोड़ के गई, जो लगभग 45 अरब डॉलर का था। तो प्रॉब्लम जो है वो पिछले 25-30 साल से चल रहा है
ये तवक्को रख लेना कि अगले 1-2 महीनों में उनका कोई हल निकल आएगा। तो अगर हम ये कहें कि जो IMF के साथ मसाइल हैं ये सिर्फ इस हुकूमत की वजह से पैदा नहीं हुए हैं, जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये आए तो बेड़ा गर्क हो गया, ज़ाहिर है 2019 में इन्हीं के साथ मुआहदा हुआ था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हुआ था, तो अगर आज भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल तो उनको भी फेस करने पड़ते ना फिर। जी 100%, शायद इससे भी ज़्यादा करने पड़ते, क्योंकि फरवरी 2022 में आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है 28 फरवरी तारीख थी जब वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न पे, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था सब्सिडी का तेल के ऊपर, और वादा IMF से ये कर रखा था कि हम इजाफी टैक्सेस लगाएंगे। उसके नतीजे में जो बजट का खसारा हुआ और जो तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा हुआ तकरीबन 5,500 अरब रुपए का, ये ऐलान तो PTI के वजीर आजम कर चुके थे। इसी तरह जब भी हमारे यहाँ एक नया वजीर खजाना आता है, पिछले 2.5-3 सालों की तारीख निकाल के देख लीजिए, तो वो कोई नए नारे बुलंद करता है और उनके नतीजे में फिर जो IMF का प्लान है, IMF का जो प्रोग्राम है, वो सस्पेंशन में चला जाता है। फिर 2-3 महीने। तो इस वक्त क्या ऐसे हालात हैं कि IMF को के प्लान को मजबूरी समझते ही जो है ना उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि डार साहब की जो बातें हैं या डार साहब की जो प्लानिंग है वो लग नहीं रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि IMF में डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं तो अपने मुल्क का मफाद देखूंगा। तो क्या इस वक्त IMF का प्रोग्राम अगर इतना ज़रूरी है तो माननी पड़ेगी IMF की? देखिए, ये कहना कि IMF की डिक्टेशन तो हम नहीं लेंगे लेकिन IMF के पैसे लेने को तैयार है, इसमें बड़ा इख्तिलाफ नजर आता है। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो फिर उसकी डिक्टेशन भी लेनी पड़े। डेफिनेटली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात डॉक्टर फारूक से मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।